हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पढ़ाई हो रही होगी, बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करिए। अब हम लोग आपके बात करते हैं बेटा क्लास 10 सीबीएसई की बात करते हैं और उसमें हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक, केमिस्ट्री का आखिरी जो चैप्टर होता है, लास्ट चैप्टर जो हमारा होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब कार्बन के बारे में जानना है और उसके कंपाउंड क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों को जाना जाता है। अगर मैं बात करूं बेटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से नंबर भी बहुत ज्यादा कैरी करते हैं और हम लोग इस चीज को बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल और आप बोल सकते हो कि बहुत इजी लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है बेटा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक, ये हमारे चैप्टर का नाम है बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब हमें पढ़ना क्या है? कार्बन के बारे में जानेंगे कि ये कार्बन होता क्या है और फिर देन उसके हम लोग कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे। पहली बात तो ये कार्बन के बारे में जान लेते हैं। कार्बन को पूरी डिटेल में इसको पढ़ने के पहले हम लोग पहले कार्बन की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ कार्बन के बारे में कि कार्बन के क्या फैक्ट्स होते हैं, तो उसकी अगर मैं बात करूं बेटा, तो आप जब भी पढ़ते हो आपको ये बताया जाता है कि हमारे आसपास जो भी चीजें सॉरी, हमारे आसपास जो भी चीजें दिखाई जाती है, दिखाई देती है, वो क्या है? मैक्सिमम कार्बन है। ठीक है, इतना ही नहीं, हमारी बॉडी भी किससे मिलके बनी है? कार्बन से मिलके बनी है। लेकिन इसको भी हम लोग जानेंगे कि कितना परसेंट कार्बन है। ठीक, अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर कार्बन की, तो कार्बन की हम लोग पहले वहां पे बात कर लेते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, अर्थ की बात कर लेते हैं भैया, जमीन की बात कर लेते हैं कि हमारे लैंड्स में या फिर अर्थ में। अगर मैं अर्थ की बात करूं बेटा, तो वो थ्री मेजर पार्ट में डिवाइड है। पहला कौन सा होता है? लिथोस्फीयर, फिर मेंटल, फिर कोर होता है। ठीक, उतना हमें डेप्थ में नहीं जाना, हम लोग लिथोस्फीयर की बात करते हैं। तो हमारा जो लिथोस्फीयर होता है, जहां पर हम लोग खेती करते हैं, जहां पे फार्मिंग होती है, जो लैंड हम लोगों को दिखाई देता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो जमीन होती है बेटा, वहां पे वो उसमें कितना है? तो यहाँ पे जो कार्बन का हमारा परसेंटेज होता है वो होता है बेटा यहाँ पे 0.02% होता है। कितना होता है यहाँ पे? 0.02% होता है। ठीक है, चलो हम लोगों ने लैंड के बारे में बात कर लिया, लिथोस्फीयर की बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे हवा में इसकी कितनी इज्जत है कार्बन की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर में देखूं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन कितने प्रेजेंट है, कितना है परसेंटेज, तो यहाँ पे कितना होता है बेटा? यहाँ पे 0.03% होता है। कितना होता है? 0.03% ये इसके परसेंटेज होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि सब किसके किसके फॉर्म में रहते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिथोस्फीयर में बात करूँ बेटा, तो ये मिनरल्स के फॉर्म में रहते हैं। ठीक, कार्बन किसके फॉर्म में होता है? मिनरल्स के फॉर्म में होता है, कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, अदर अदर ऐसे सारी चीजें के फॉर्म में यहाँ पर होती है। अब अगर मैं यहाँ पे टॉपिक की बात करूँ, तो हमें बहुत सारे टॉपिक को कवर करने हैं। एक होता है हम लोगों में कार्बन के कुछ होते हैं एलोट्राप्स। ठीक है, वो बहुत पहले बोला जाता था कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले 2 साल से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं भी इसको फिर से पढ़ा दूंगी। आप जानो चीजों को, इतना जान लो कि तुम्हारे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा हो। केवल बोर्ड एग्जाम में कवर नहीं करना है, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी तुम अच्छे से तैयार हो। तो पहला हमने फैक्ट्स कार्बन के लिए क्या सीखा कि भैया जो हमारा लिथोस्फीयर है उसमें हमारे कार्बन के परसेंटेज कितने हैं? यहाँ पे 0.02% है। अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो यहाँ पे कितने हैं? 0.03% है। अब इतनी कम है तो हमें पढ़ना क्यों है? इसकी जरूरत क्यों है? इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे कि हमें इनको क्यों पढ़ना पड़ता है। देखो, कई लोगों का सवाल ये होता है कि जो कार्बन होता है ये हमारे, अगर मैं बात करूं बेटा जो हमारे लिथोस्फीयर में, तो ये 15 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है कार्बन। जो हमारा कार्बन है वो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाया जाने वाला, मतलब कि अगर मैं 100 मान लूं तो उसमें 15वां कौन है बेटा? यहाँ पे कार्बन है। लेकिन मैं परसेंटेज की बात करूं तो बहुत कम कम है। ठीक है, परसेंटेज की बात करूं तो लिथोस्फीयर में बहुत कम परसेंटेज है, एटमॉस्फेयर में भी बहुत कम है। तो हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि तीसरा, देखो कई लोग तुमको मिलेंगे कहने वाले जो कहेंगे कि जो हमारा कार्बन है वो तीसरा मोस्ट एबंडेंट है, जो पृथ्वी पर पाई जाती है, जो अर्थ पर पाई जाती है। लेकिन तीसरा नहीं बेटा, एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, सॉरी, एटमॉस्फेयर की तीसरा नहीं है, ये चौथा है। इसको भी मैं आपको कंफर्म करती हूँ, ये क्वेश्चंस कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन जो पाया जाता है उसका नंबर कितना है? तीसरा है कि चौथा है कि पांचवा है कि कौन सा है? तो चौथा नंबर है। कितना है बेटा? चौथा नंबर है। तो कुछ फैक्ट्स को नोट करिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखो यहाँ पे,
अगर यहाँ पे बोला जाए बेटा, देखो पहला पॉइंट लिखा है अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, ठीक है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाया जाता है बेटा। और किसके फॉर्म में होगा ये, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या बाई यहाँ पर लिख सकते हो। फिर कोल के फॉर्म में होता है और ये पेट्रोलियम के फॉर्म में होता है। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे लिथोस्फेयर, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिथोस्फेयर की बात करूं, ये अर्थ क्रस्ट की बात हो रहा है, तो लिथोस्फेयर की मैं बात करूं अगर, तो ये 15 कितना है बेटा, 15 मोस्ट अबंडेंट, कितना है बेटा यहाँ पे 15 मोस्ट अबंडेंट कार्बन है, ठीक है, या एलिमेंट भी आप कह सकते हो, ठीक, यहाँ पे 15 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। लेकिन अगर बात की जाए अर्थ क्रस्ट में कितना है, तो यहाँ पे अर्थ क्रस्ट में यहाँ पे 0.02% है। किसके फॉर्म में रहता है, कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है, लाइक इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे ये इसके फॉर्म में रहता है, कोल के फॉर्म में रहेगा, पेट्रोलियम के फॉर्म में रहेगा। दूसरी बात बोल रहा है कि कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर में कितना है बेटा, यहाँ पे 0.03% है। तो अब देखो यहाँ पे ये बहुत छोटा छोटा अमाउंट है ना भैया, ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, तो फिर जरूरत क्या पड़ी इसको पढ़ने की। अगर यहाँ पर लाइन बोल दी जाएगी कि द अमाउंट ऑफ कार्बन, यहाँ पे होता है बेटा, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे द अमाउंट ऑफ कार्बन, द अमाउंट ऑफ कार्बन present in earth crust and atmosphere quite small, ठीक, बहुत कम पाया जाता है, बट स्टिल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, ठीक है, ये बोल रहा है बेटा कि द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इन द, ठीक है, एटमॉस्फेयर इन द, ठीक है, इन द क्वाइट स्मॉल बट स्टिल कार्बन, और ये बोल रहा है कि अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में ये बहुत कम पाया जाता है। तो फिर ये जरूरी क्यों है, कार्बन को पढ़ना और उसके कंपाउंड को पढ़ना, ये जरूरी क्यों है, जरूरी अब हम आपको बताएंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा एटमॉस्फेयर में, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ध्यान से सुनना इसको, एटमॉस्फेयर में अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं परसेंटेज की, तो सबसे ज्यादा होता है बेटा नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर यहाँ पर आर्गन होता है, AR, क्या होता है बेटा आर्गन, फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर यहाँ पर रेस्ट गैसेज होती हैं, क्या होती हैं बेटा यहाँ पे रेस्ट गैसेज होती हैं जो भी। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो ये कितना होता है 78.8% होता है, कितना होता है 78.8% होता है, जो होता है 20.95% होता है, 20.95% होता है। और आर्गन की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो आर्गन होता है बेटा यहाँ पे 0.95%, और यहाँ पर मैं इसकी बात करूँ तो ये होता है 0.03%, और 0.01% में तुम्हारा क्या आता है, यहाँ पे डायरेक्टली 1% लिख लो, ठीक है, सारे वेस्ट गैसेज आते हैं। तो तुम्हारा एक नंबर तो यहीं से क्लियर हो गया कि जो हमारा पाया जाता है एटमॉस्फेयर में वो कौन सा बेटा, चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पर आर्गन है। कभी भी आप लोग ये सब मत करिएगा। अगर मैं यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की बात करूँ, ठीक है, यहाँ HB का मतलब ह्यूमन बॉडी की मैं बात करूँ तो ये 18.5, मतलब कि आप बोल सकते हो 18.5
परसेंट पाया जाता है हमारे बॉडी में कार्बन। अब ये जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि बेटा हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं ना, मैक्सिमम चीजें कार्बन की बनी होती है, जैसे लकड़ी हो गए, ठीक है, कोयला हो गया, मोमबत्ती, ये सब हो गए हैं, और बहुत सारी चीजें होती है, रबड़ बैंड हो गए, बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो कार्बन की बने होते हैं, इसीलिए हमें कार्बन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक, यहाँ तक नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं बेटा, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जब अपना एनसीईआरटी खोलोगे तो आपके पेज पे लिखा रहता है कि एक एक्सपेरिमेंट दिया रहता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, किसी को हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक, कैसे पता करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है? ठीक है, इन सब के बारे में कौन सा तरीका है कि आप बताओगे कि हम उसको जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और कैसे प्रूफ करोगे, कैसे पहचानोगे? ठीक है, चलो मैं उसकी अगर बात कर लूं वहां पे, तो आपको लिखा गया होगा कि मान लो, समझो यहाँ पे हमारे पास कोई भी कार्बन जैसा कुछ भी है कि कार्बन, और यहाँ पर हमने प्रॉपर उसको ऑक्सीजन दिया, वो जला, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें पहले से पता होता है कि भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। लेकिन कैसे प्रूफ करोगे, कैसे बताओगे कि यही कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या क्या पहचानोगे? अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पहचानने के लिए होगा कि जब हम लोग यहाँ पे जलाएंगे तो आप लिखोगे कि बेटा ऑन बर्निंग अ कंपाउंड containing carbon it will, यहाँ पे प्रोड्यूस कलरलेस, आप बोल सकते हो, सॉरी, ऑर्डरलेस, कलरलेस, ये सब बोल सकते हो, गैसेस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी यहाँ पर जलाओगे, देखो लिखोगे ऑन बर्निंग, जलाने पर, ठीक है, कार्बन इट विल प्रोड्यूस चलो देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे बेटा क्या बोल रहा है कि यहाँ पर यह बोल रहा है कि अगर आप कार्बन को या कोई भी कंपाउंड है जो कंटेन किया है कार्बन, उसको जलाते हो तो वो प्रोड्यूस करता है ऑर्डरलेस, कलरलेस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? ऑर्डरलेस, कलरलेस कार्बन डाइऑक्साइड आपको ये प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। अब इसको पहचानने का भी तरीका होता है, देखो पहचानने का तरीका होता है कि हमारे पास होता है बेटा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का साल्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का साल्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइम वाटर कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे लाइम वाटर कहते हैं। अगर इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेंगे, तो ये हमें बना के देगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना के देगा? कैल्शियम कार्बोनेट, एंड वाटर यहाँ से रिलीज करेगा। ठीक है, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता था, जो सॉल्ट होता है, और ये मिल्की होता है। कैसा होता है बेटा? ये मिल्की। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं लाइम वाटर की, तो ये जैसे वाटर नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह होता है, ट्रांसपेरेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मिल्की होता है, और यहाँ पे टर्बिट्स होता है, मिल्की टर्बिट। ठीक, और ये सॉल्ट ही है। ये क्या है बेटा? एक सॉल्ट है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि ये सॉल्ट में टर्न हो जाता है यहाँ पर। अब ये क्या करता है ये बेटा? ये प्रूफ करता है, ये तुम्हारे इस प्रोसेस को प्रूफ करता है कि चलो यहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऐसा। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को लिखूं, जैसे कोई भी तुम यहाँ पर जलता हुआ स्प्लेंडर लेकर आओ, कोई भी जल रहा है, तो जब तुम उसको जलाओगे ना, जैसे कि मान लो कि कोई भी जलता हुआ सिलेंडर निकला, ठीक, और तुमने वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, तो उसको बुझा देता है। आप जानते हो कि जब आग लगती है तो जो सिलेंडर रखा रहता है, वो टूल रखा रहता है, जो टूल्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन टूल, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, तो वो क्या करता है बेटा? वो आग बुझाने के काम में आता है, ये भी होता है। और दूसरा ये होता है टर्न मॉयर्स, ये मॉयर्स जैसे पाएगा टर्न, ठीक है, मॉयर्स। और इसमें क्या होता है बेटा? यहाँ पे ब्लू, ठीक है, ये ब्लू टू रेड, यहाँ पे ये लिटमस पेपर जो होता है आपका, वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं। और नेक्स्ट मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? एक्सटिंक्शंस, यहाँ पे लिख लेना, एक्सटिंक्शंस, एक्सटिंगर्स, ठीक है, एक्सटिंक्शर्स, बर्निंग स्प्लेंडर। ठीक, जब आप इसको
ले जाओगे जलाओगे सिलेंडर को, तो जब ये जलता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को रखोगे तो ये इसको बुझा देगा। ये यहाँ पे ये सब प्रूफ करता है इसको। अब अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम लोग बात करें तो जो हमारा अगला टॉपिक आता है बेटा वो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक, इतना नोट करिए इसको। अगर देखो कोई बच्चे नोट नहीं करना चाहते हैं तो मत भी नोट करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस तुम चीजों को समझते चलो कि यहाँ से क्या होता है। यहाँ से तुम्हारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंफर्म हो गए। कभी कभी 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा यहाँ पर कि जो कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंसेंट्रेशन कितना है या फिर नंबर मोल कितना है। तो 4th हो गया, हम लोग जान लिए। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए वो क्या होता है, तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हमें लाइम वाटर से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, नोट करना है तो कर लीजिए। चलो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा है बेटा ये इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट कंपाउंड ठीक, चलो अब अगर मैं नेक्स्ट की यहाँ पे बात करूं तो अगर ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब यहाँ पे हम लोग कैसे समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, ध्यान से सुनना। मान लो कि ये कोई ए नाम का बालक है, ये कोई बी नाम का बालक है, और इनको बेटा एक कार खरीदनी है। ठीक है, एक सुंदर सा कार आपको चाहिए। ठीक, ये भी गए और इस कार की दाम जो है वो कितना है बेटा, 1 लाख। कितना है, 1 लाख है ना। अब इस ए के नाम के पास जो ए वाला बालक है, सपोज करिए मैं हूं, तो इस मेरे पास कितने हैं, 50,000 है, और ये आप हैं, आपके पास भी कितने बेटा यहाँ पर 50,000 है ना। आपके पास भी कितने हैं यहाँ पर 50,000 है। अब जब हम लोग गए शोरूम में कार लेने तो हम दोनों को नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि कार की प्राइस कितनी है, 1 लाख है, और हमारे पास कितने हैं 50,000, हम आपके पास भी 50,000। अब तो हम लोग दोनों ही नहीं ले सकते, या तो एक ही रास्ता है, या तो हमारे पास 50,000 और हो, या फिर यही रास्ता है कि चलो भैया नहीं लेते हैं। लेकिन अब हम लोग जब शोरूम से बाहर हैं तो हम लोगों ने एक डील कर लिया कि चलो हम दोनों मिल के 1 लाख रुपए इसको दे देते हैं और ये कार अपन घर लेकर आते हैं। ठीक है, अब ये कार अपन घर लेकर आते हैं। अब ये पूरे वीक में इसका क्या होगा, 3 दिन तुम रखना, 3 दिन मैं रखूंगी, और 1 दिन ये रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं शेयर्ड ओनरशिप। क्या कहते हैं इसको शेयर्ड ओनरशिप कहते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 2 लोग होते हैं, अपना कारोबार कोई भी कर रहे, कोई भी बिजनेस अपना कर रहे होते, उसमें आधा आधा पैसा लगाते हैं। तो वो कहता है कि ये मेरा है, वो भी कहता है कि ये मेरा, लेकिन उनको पता है ना कि हमें आधा आधा लगाते हैं, शेयरिंग किए रहते। तो यहाँ पर भी कार में मैं इस कार को ये नहीं बोल सकती कि कम्प्लीटली आपका है, ना तो मैं ये भी बोलूंगी कि ये कम्प्लीटली मेरा है। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने शेयरिंग बस की है। तो ये ओनरशिप पर है। ये क्या है बेटा, ओनरशिप पर है। तो हफ्ते में मतलब वीक में 3 दिन मेरे पास रहेगा, 3 दिन आपके पास रहेगा, 1 दिन ये रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, उस प्रकार से। तो अब सोचिएगा यहाँ पे नॉन मेटल की बात होगी बेटा। जब नॉन मेटल आते हैं ना, हम इस पूरे चैप्टर में नॉन मेटल ही ज्यादा पढ़ेंगे। कार्बन से रिलेटेड, कार्बन एक हमारा नॉन मेटल होता है। तो मान लीजिए कि बेटा हमारे पास कार्बन है, कार्बन के बीच में एक बॉन्डिंग आ रही है, दूसरा भी कोई है, तो वो कैसे बनेगा। नॉन मेटल में यही से बात होती है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेटल और नॉन मेटल बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया जाता है कि जो बॉन्ड होते हैं वो कई तरीके के बॉन्ड होते हैं, लेकिन आपके 10th बेस पे कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हो, आयनिक बॉन्ड पढ़ते हो। आयनिक बॉन्ड जो होता है बेटा वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में लगता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो केवल नॉन मेटल के बीच में लगता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और कोवैलेंट बॉन्ड जो होती है ये थोड़ा कमजोर होती है। लेकिन यहाँ पर इतना भी कमजोर नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मान लीजिए हमारे पास ये मेथेन है बेटा, इनके पास जब कुछ बना होगा तो ये इस प्रकार से बनाए होंगे, ये इस प्रकार से इनके स्ट्रक्चर बने होंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हुआ होगा।
मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपना दिया होगा बेटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, शेयर किया होगा उसको, इस प्रकार से ये बनते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे सिमिलरली, सिमिलरली नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक, नॉन मेटल शेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन, टू अटेन नियरेस्ट, नियरेस्ट, नियरेस्ट नोबल, नोबल, यहाँ पे नियरेस्ट आप बोल सकते हो नियरेस्ट स्टेबल, ठीक है, स्टेबल भी बोल सकते हो, स्टेबल नोबल, इसको हटा देते हैं इधर, नियरेस्ट स्टेबल नोबल, नोबल गैसेस, ठीक, कॉन्फिग्रेशन। चलो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि सिमिलरली नॉन मेटल शेयर्ड, सिमिलरली का मतलब इसके थ्रू बोला जा रहा है, ये जो एग्जांपल लिया ना इसके थ्रू बोला जा रहा है, नॉन मेटल शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैसेस कॉन्फिग्रेशन, मतलब कि जो नॉन मेटल होते हैं वो अपने नियरेस्ट जो भी उनके पास नोबल गैसेस होते हैं बेटा, उसको क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं और उसी की तरह स्टेबल होना चाहते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लूँ, ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर किसी को भी ले लूँ, जैसे हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितने होता है, एक होता है, इसमें प्रोटॉन भी एक होता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तब भी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे। जब ये स्टेबल होना चाहता है तो ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा कि एक और हाइड्रोजन इसके पास आएगा, तो इस स्टेबल होने के लिए नोबल गैस इसके पास कौन होगा, जो इसके पास के होंगे, तो हीलियम होगा कि नहीं। अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम कितना होता है, 2 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है, तो उसको क्या चाहेगा, हाइड्रोजन चाहेगा कि मैं हीलियम जैसा बन जाऊं ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, और वो क्या करेगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो ये इसके साथ ऐसे कुछ बॉन्ड बनाएगा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये कुछ इस प्रकार से इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हीलियम जैसा दिखने लगेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसी प्रकार से बेटा हम लोग क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे, इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा इसको समझ में आएगा, पेशेंस रखिएगा, इसके आगे हम लोग सारी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।